हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हम ज्योग्राफी से संबंधित एक नया टॉपिक आज लेके आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका नाम है वर्षा। यानी कि वर्षा के अंतर्गत हम किस प्रकार की वर्षाएं होती है। हालांकि जो वर्षा होती है वो तीन प्रकार की होती है: संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। तो आज के इस टॉपिक में हम तीनों प्रकार की वर्षा की चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वर्षा क्या है। तो वर्षा क्या होता है? जब वर्षण के अंतर्गत भूपृष्ठ पर जल की बूंदें आकर गिरती है तो उसको वर्षा कहते हैं। इसको हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जब वर्षण के दौरान हमारी धरती पर जल की बूंदें या पानी की बूंदें आकर गिरेगी तो उसको हम क्या कहेंगे? वर्षा। हालांकि इसमें एक शब्द आया है वर्षण, उसको समझ लेते हैं वो क्या है। तो हम बात करें वर्षण की, तो वर्षण के अंतर्गत कई चीज़ें आती है जिसमें वर्षा, ओलावृष्टि यानी कि ओला का पृथ्वी की सतह पर आकर गिरना, बर्फबारी, जब बर्फ आकर गिरती है तो उसको बर्फबारी कहते हैं, और सहीम वृष्टि। सहीम वृष्टि क्या होती है? कभी कभी आपने देखा होगा कि जब बारिश का मौसम होता है तो जल की बूंदों के साथ साथ कुछ मात्रा में बर्फ़ के टुकड़े भी आकर पृथ्वी पर गिरते हैं। तो जब जल और बर्फ़ दोनों एक साथ पृथ्वी पर आकर गिरेंगे तो उसको हम सहीम वृष्टि कहेंगे। तो वर्षा के अंतर्गत कौन कौन सी वर्षाएं होती है? इसके अंतर्गत संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और तीसरे प्रकार की वर्षा होती है चक्रवाती वर्षा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इन्हीं वर्षाओं के ऊपर है। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, संवहनीय वर्षा पढ़ेंगे, पर्वतीय वर्षा पढ़ेंगे और चक्रवाती वर्षा पढ़ेंगे। तो चलिए हम एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संवहनीय वर्षा की। संवहनीय वर्षा क्या होती है? तो इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर दो चीज़ें होती है। एक होता है वाटर बॉडीज जिसको हम बोलते हैं जल क्षेत्र, और एक होता है हमारा स्थल मंडल। तो अगर हम जल की बात करें तो जल की सागर हो सकते हैं, इनमें महासागर हो सकते हैं, झीलें हो सकती है, नदियाँ हो सकती है, तालाब हो सकते हैं, आदि कुछ भी हो सकते हैं जो वाटर बॉडीज है। एक होता है स्थल मंडल, स्थल मतलब जमीन से संबंधित चीज़ें होती है। देखिए, सीधी सी बात हम करें तो हमने पहले वाले लेक्चर में भी पढ़ा है, अगर हम इसको अर्थ मान ले तो ये हमारी क्या होती है? भूमध्य रेखा होती है 0 डिग्री पर। 23 डिग्री पर नॉर्थ में जाएंगे तो ये होती है हमारी कर्क रेखा, और अगर हम साउथ की तरफ जाएंगे 23.5 डिग्री में तो इसको हम बोलते हैं मकर रेखा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सूरज वर्ष भर लंबवत पड़ता है, अर्थात सूरज की जो किरणें होती है वो वर्ष भर सीधे इस एरिया में पड़ती है जिसको हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। तो इस एरिया में संवहनीय वर्षा होती है। संवहनीय वर्षा के लिए क्या चाहिए? सूरज का ताप चाहिए, यानी सनलाइट चाहिए। जहाँ सनलाइट अधिक होगी वहीं क्या होगी? संवहनीय वर्षा होगी। लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो संवहनीय वर्षा नहीं होती। तो पेपर में कई तरीके के स्टेटमेंट आ सकते हैं। एक स्टेटमेंट हो सकता है कि क्या ध्रुवीय क्षेत्रों में संवहनीय वर्षा होती है? तो नहीं होती है। ट्रॉपिकल जोन यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में संवहनीय वर्षा होती है? तो हाँ, बिल्कुल होती है। तो आइए बात करते हैं संवहनीय वर्षा में होता क्या है।
देखिए, संवहनीय वर्षा के अंतर्गत हम जानते हैं कि ये हमारा सूरज है, ये हमारा सन है, इसको हम हटा ही देते हैं थोड़ी देर के लिए। ये हमारा सन है यानी कि सूरज। तो सूरज से क्या होता है, सूरज से जब सूरज की किरणें चलती है तो जो स्थल भाग होता है वो जल्दी गर्म होता है। कहने का मतलब ये है कि सूर्य तप से जो स्थल मंडल होता है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं और बहुत जल्दी ही ठंडे हो जाते हैं। तो जब इसका प्रकाश दोनों पर पड़ेगा तो जो यहाँ की वायु होगी स्थल मंडल की, ये हमारी स्थल मंडल है यानी वाटर बॉडी, सॉरी स्थल मंडल है यानी कॉन्टिनेंट्स वाला भाग है, और ये हमारा वाटर बॉडीज है यानी कि जल वाला क्षेत्र है, जल मंडल बोल सकते हैं इसको। ये स्थल मंडल हो गया, ये जल मंडल हो गया। तो जब सूरज का प्रकाश स्थल मंडल और जल मंडल पर आकर पड़ेगा तो ये वाला भाग गर्म होगा, और गर्म होने पर यहाँ की जो वायु होगी वो ऊपर की तरफ उठेगी। अब वायु तो गर्म हो गई, तो गर्म होने पर क्या होगा, इसका उत्थान होगा यानी कि ऊपर की तरफ उठेगी इस तरीके से। क्योंकि हम जानते हैं जब कोई भी चीज़ ठंडी गर्म होती है तो गर्म होने पर जो उसके अणु और परमाणु होते हैं वो मूवमेंट करने शुरू कर देते हैं, और जैसे मूवमेंट होगा तो वो ऊपर की तरफ उठेगी। इसी प्रकार से जब सूरज का प्रकाश इस वाटर बॉडी पर पड़ता है तो इस वाटर बॉडी से जो जल वाष्प है वो क्या होती है, वो निकलनी शुरू हो जाएगी यानी कि वाष्पीकरण शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से हो रहा है वाष्पीकरण। और ये वाष्प जब ऊपर जाकर इस गर्म वायु से मिलेगी तो कपासी वर्षा बादलों का निर्माण होगा। ये होते हैं हमारे कपासी वर्षा बादल, और बाद में यही कपासी वर्षा बादल पृथ्वी पर रेनफॉल करते हैं यानी कि वर्षा को जन्म देते हैं। तो इस प्रकार से होने वाली वर्षा को हम क्या बोलते हैं, सही संवहनीय वर्षा कहते हैं। तो ये किस प्रकार की वर्षा हुई, संवहनीय वर्षा हुई। तो इस प्रकार से हमने संवहनीय वर्षा को समझ लिया है कि किस प्रकार से होती है। आइए चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ जो हमारा है पर्वतीय वर्षा। तो पर्वतीय वर्षा किस प्रकार से होती है इसको समझ लेते हैं। देखिए, पर्वतीय वर्षा से नाम से पता चल रहा है कि पर्वतों में होने वाली जो वर्षा होती है वो पर्वतीय वर्षा होती है। तो अगर हम एक वाटर बॉडी मान लीजिए वाटर बॉडी है कोई, और ये हमारा स्थल वाला भाग है। तो स्थल वाले भाग पर क्या होगा, स्थल वाले भाग पर पर्वत होगा। ये हमारा क्या हो गया, स्थल भाग हो गया। और ये हमारा हो गया पर्वत। और ये हमारी क्या होगी, ये जलमंडल या जल क्षेत्र भी बोल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, सागर हो सकता है, महासागर हो सकता है। तो क्या होता है, यहाँ से जो चलती है हवाएं या वायु, ये जो हवा या वायु होती है ये उष्ण होती है और आर्द्र वायु होती है। जब ये वायु पर्वत से जाकर टकराएगी तो टकराने के बाद इन वायु का उत्थान हो जाएगा, मतलब ऊपर की तरफ जाएगी इस टाइप से। तो क्या हुआ, उष्ण और आर्द्र वायु जब जलीय क्षेत्र से स्थल क्षेत्र की ओर जाएगी और पर्वतों के एक भाग से टकराएगी तो टकराने के बाद क्या होगा, इसका उत्थान होगा, ऊपर की तरफ उठेगी और रुद्रोष्म प्रक्रम के प्रक्रिया में ये क्या हो जाएगी, ठंडी होगी और संघनित हो जाएगी। संघनित होने के बाद कपासी वर्षा बादलों का निर्माण करेगी।
ये कपासी वर्षा बादल हुए, और यही कपासी वर्षा बादल पहाड़ों पर क्या करते हैं, वर्षा कर देते हैं। तो वो एरिया जिस तरफ पवन आकर गिरती है या पवन आकर टकराती है और उसका उत्थान होता है, उस एरिया को हम बोलते हैं पवन सम्मुख क्षेत्र, यानी कि जहाँ पर पवन टकरा रही है वो वाला एरिया। लेकिन जिधर की तरफ पवन नहीं टकराती है उसको हम बोलते हैं पवन विमुख क्षेत्र। और जहाँ पर पवन विमुख क्षेत्र होता है वहाँ पर बनता है वृष्टि छाया क्षेत्र, वृष्टि छाया क्षेत्र, यानी शैडो रेन एरिया बनता है। शैडो रेन एरिया का मतलब क्या होता है, जहाँ पर वर्षा नहीं होती वहाँ पर क्या होता है, वृष्टि छाया क्षेत्र होता है। तो ये जो वर्षा होती है इसको हम बोलते हैं पर्वतीय वर्षा। तो पर्वतीय वर्षा में क्या होता है, पर्वतीय वर्षा में उष्ण और आर्द्र वायु जब किसी पर्वत से जाकर टकराएगी तो टकराने के बाद उसका उत्थान होगा, उत्थान होने के कारण रुद्रोष्म प्रक्रिया में वो ठंडी हो जाएगी, ठंडी होने पर संघनित हो जाएगी और संघनित होने पर क्या करेगी, वर्षा करेगी। तो जो वर्षा होती है वो पर्वतों पर होती है, इसलिए इसको पर्वतीय वर्षा कहा जाता है। वह एरिया जो उष्ण और आर्द्र वायु के सामने आता है, जहाँ से ये उठ रही है ऊपर, उसको हम पवन सम्मुख क्षेत्र बोलते हैं। और वह एरिया जहाँ पर पवनें नहीं पहुँच पाती वो पवन विमुख क्षेत्र होता है। और जहाँ पवन विमुख क्षेत्र होता है वहाँ पर वृष्टि छाया क्षेत्र बनता है। और वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है, जहाँ पर बारिश नहीं होती, यानी कि ये वाला एरिया कैसा होगा, ये वाला एरिया सूखा एरिया होगा। तो हमने इस प्रकार से दो प्रकार की वर्षाओं की बात कर ली। तो चलते हम तीसरे प्रकार की वर्षा जिसका नाम है चक्रवाती वर्षा। जैसा नाम से पता चल रहा है कि चक्रवातों के माध्यम से होने वाली जो वर्षा होती है वो चक्रवाती वर्षा होती है। चक्रवाती वर्षा यानी कि साइक्लोन से होने वाली रेन, चक्रवाती वर्षा। देखिए चक्रवात दो प्रकार के होते हैं। एक चक्रवात होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात और एक होता है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होगा, जो 0 डिग्री से 23 डिग्री नॉर्थ में और 0 डिग्री से 23 डिग्री साउथ के बीच में बनेगा, यानी कि ट्रॉपिकल एरिया में या ट्रॉपिकल जोन में जो बनता है उसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। लेकिन उससे ऊपर के जो एरिया में होता है, बनता है, उसको बोलते हैं शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो सबसे पहले हम चक्रवात की बात कर लेते हैं। चक्रवात कैसे होता है, ठीक है। चक्रवात में जब वाटर बॉडीज पर लो एयर प्रेशर बनता है, यानी कि केंद्र में लो एयर प्रेशर बनेगा और चारों तरफ हाई एयर प्रेशर बनेगा, उच्च वायु दाब बनेगा। तो चक्रवात में क्या होता है, जो केंद्र होता है वहाँ पर लो एयर प्रेशर जोन बनता है और चारों तरफ यानी इसकी परिधि की तरफ हाई एयर प्रेशर जोन बनता है। और इस प्रकार से हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ हाई से लो की तरफ चलती है, तो हवाएं जो होती है या पवनें जो होती है वो हाई प्रेशर से लो एयर प्रेशर की तरफ चलती है। और हम जानते हैं कि जो कोरिलेसिस बल होता है, एक बार इसको भी समझ लेते हैं। देखिए ये हमारी अर्थ है और ये 0 डिग्री अक्षांश है। तो कोरिलेसिस बल क्या होता है, ऊपर की तरफ जब हवाएं चलती है यानी उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में चलने वाली पवनों को या हवाओं को कोरिलेसिस बल दाई तरफ घुमा देता है। मान ले इस तरीके से चल रही थी तो इसका दाएं इधर हुआ तो ये दाई तरफ घुमा देगा। इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में क्या करता है, वो उसको बाई तरफ घुमा देता है। तो ये जो चक्रवात बनते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ये मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में बनते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में बनने के लिए क्या होता है कि हालांकि जो एयर है वो हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर की तरफ चलेगी और ये इधर से इधर की तरफ चलेगी, ये भी हाई से लो की तरफ और ये भी हाई से लो की तरफ। लेकिन जैसे मैंने बताया कि कोरिलेसिस बल यहाँ पे काम करेगा और उत्तरी गोलार्ध में बनने के कारण वह इन जो चलने वाली वायु या पवनें हैं इनको क्या करेगा, विस्थापित करेगा
और उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी तरफ मोड़ देगा। तो इसका जो दाया होगा वो इधर की तरफ होगा, तो ये इसको इस तरीके से मोड़ देगा। ऐसी इसकी बात कर लेते हैं तो इसका दाहिना इधर की तरफ होगा, इधर की तरफ, तो ये इसको इस टाइप से मोड़ देगा, और ये जो होगा ये इसको इस टाइप से मोड़ देगा। देखिए ये इसका दाहिना हुआ, तो दाहिना हुआ तो इसको इस टाइप से मोड़ देगा। एक मिनट, ये इसको किस तरीके से मोड़ेगा, ये इसको इस टाइप से मोड़ देगा। और इसी प्रकार से ये जो होगा इसका दाहिना इधर की तरफ होगा, तो इधर की तरफ होने के कारण ये इसको किस टाइप से मोड़ेगा, ये इसको इस टाइप से मोड़ देगा। तो इस प्रकार से हमारे चक्रवात बन जाएंगे। और सीधी सी बात है, चक्रवात जो होता है उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चलता है, एंटी क्लॉकवाइज। उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात होते हैं उनकी जो दिशाएं होती है हवाओं के चलने की वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बनने वाले जो चक्रवात होते हैं वो क्लॉकवाइज चलते हैं। तो इस प्रकार से चक्रवात की प्रक्रिया होती है जिसमें बीच में लो प्रेशर बनता है, चारों तरफ हाई प्रेशर बनता है और हवाएं एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। एंटी क्लॉकवाइज का क्या मतलब हुआ, यानी घड़ी की सुई की घूमने की दिशा में न घूमकर उसके विपरीत दिशा में घूमती है, उसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि यदि पवनें घड़ी की सुई की दिशा में घूमेगी तो उसको क्लॉकवाइज कहेंगे, और उसके विपरीत घूमेगी तो उसको एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे। तो इस प्रकार से हमने चक्रवाती वर्षा की भी चर्चा कर ली है। तो वर्षाएं कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा, जिसको हमने चित्र के माध्यम से समझ लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओलावृष्टि के बारे में, हिमवृष्टि के बारे में यानी कि बर्फबारी के बारे में, और सही वृष्टि के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।